नमस्कार, सीधी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता। आज सीधी बात में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसका सरोकार देश से है। आज हम बात करेंगे देश में बढ़ती बंद संस्कृति के बारे में। अपनी मांगों को मंगवाने के लिए प्रदर्शन, विरोध करने का एक तरीका है। अगर शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो तो उसमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर सरकार पर दबाव डालने के लिए तोड़ फोड़ और देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो तो वो कहीं ना कहीं गलत है। क्या आपको पता है कि एक दिन के भारत बंद से देश को कितना नुकसान होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के एक अनुमान के मुताबिक एक दिवसीय देश बंद से लगभग 25,000 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान होता है। आप सोच सकते हैं कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए बंद के आह्वान से हमारे राज्य, हमारे देश को कितनी बड़ी क्षति से गुजरना होता है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अब भारत को बंद की राजनीति से आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए। आंदोलनों को आधुनिक और सकारात्मक कैसे बनाया जा सकता है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है 3 मेहमान। फाइनल के पूर्व अध्यक्ष RS जोशी, आसू से सहायक महासचिव उत्पल शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार रविशंकर रवि। अब तीनों का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। RS जोशी जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। एक दिवसीय देश बंद से लगभग 25,000 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान, ऐसे वक्त में जब भारत सुपर पावर बनने की ओर आगे बढ़ता जा रहा है, उस बीच आए दिन होने वाले बंद प्रदर्शन क्या इस राह में रुकावट नहीं बन रहे? देखिए, बड़ा आपने सही समय पे एक सही विषय के ऊपर में आप चर्चा करने के लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। ये आपने 25,000 करोड़ रुपए का जो एक अनुमान बताया फिक्की से, जिसे मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। देखिए, ये तो एक मौद्रिक टर्म्स के अंदर में, मॉनेटरी टर्म्स में उन्होंने एक एस्टिमेट किया है 25,000 करोड़ का। लेकिन अगर हम लोग इसके बाकी कैस्केडिंग इफेक्ट देखें तो उसको आप मॉनेटरी टर्म्स में माने मोनेटाइज नहीं कर सकते। उसके इतने ज़्यादा नुकसान हैं जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। 21वीं सदी में इस तरह के बंद होना ये एक बहुत दुर्भाग्य की बात है। देखिए, अब जैसे कोरोना के बाद में कई चीज़ों का एक नया वर्ड आ गया कि ये न्यू नॉर्मल, ये जैसे चीज़ें हो गई। यहाँ तक कि हम लोगों ने घरों से काम करना शुरू कर दिया। कई जैसे IT क्षेत्र वगैरह में तो वो पहले से ज़्यादा काम कर रहे हैं। और यहाँ तक लोग बाग सोचने लग गए कि क्या बाहर जाना ज़रूरी है क्या? जी। हम लोग घर से भी तो काम कर सकते हैं। ऐसे चीज़ों में देखिए, परिवर्तन कब कैसे आ जाए, किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा चेंज हो जाएगा हमारे काम करने के तरीके में और तरीके में। तो इस समय में अगर इस तरह का बंद देश के अलग अलग भागों में होना, यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। और मैं मानता हूँ, देखिए, आम आदमी इसको सपोर्ट नहीं करता। ये कुछ डिसग्रंटल्ड जो एलिमेंट्स हैं, पर्टिकुलरली जो हमारे राजनीतिक क्षेत्र से जो कुछ हैं, वो लोग इन सब चीज़ों को हवा देते हैं। या कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको खाली कोई भी जो अच्छा चीज़ हो उसका विरोध करने की एक बरसों से एक आदत पड़ी हुई है। वो लोग अचानक सीन पे आ जाते हैं और जो मूल उद्देश्य जिसके लिए कोई बंद या कुछ और कोई हम लोग सोचते हैं आंदोलन वगैरह का, उससे भटक के हम लोग किसी दूसरे एजेंडा में चले जाएंगे। लोगों को पता ही नहीं चलता कि कौन हमें कहाँ से कैसे चला रहा है। अभी अगर आप देखें किसान आंदोलन, तो देखिए, किसान को डिजर्व करता है, वो हमारा अन्नदाता है, उसको हर तरह से उसको मिलना चाहिए सपोर्ट, हर तरह से। और एक चीज़ अगर आप निष्पक्ष होकर देखें तो देखिए, काफ़ी सुधार भी हुए इन सालों में। और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम उनका मंतव्य के ऊपर में हम लोग ऐसा नहीं सोच सकते कि उसमें कोई उनकी नियति गलत है। अब आप किसी चीज़ को आप उसको आगे परखोगे नहीं, पहले आप कैसे कर लोगे कि भाई इसमें ऐसा है। और दूसरा देखिए, बड़े बड़े जो मुद्दे थे, अनसुलझे मुद्दे थे, लास्ट में वो समाधान उनका बातचीत से समाधान हुआ है। तो बातचीत के लिए तो आपको बंद की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, हम लोगों को देखिए, एक विरोध का ये खाली मैं उनको भी पूरा दोष नहीं दे सकता जो बंद के समर्थक हैं, उनकी आवाज़ लोग बाग नहीं सुनते। जो लीडरशिप है उनको भी चाहिए कि जिनको कोई तकलीफ़ है, जिनके कोई इश्यू है, जिनके मुद्दे हैं, उनको हम लोग आराम से सुने। जब तक आप बड़ा बंद नहीं करोगे, रास्ता बंद नहीं करोगे, रेल रोड वगैरह जाम नहीं करोगे, उनकी सुनवाई नहीं होती है। माने जो लीडरशिप एट द हेम ऑफ अफेयर्स हैं, उनको लगता नहीं सब चीज़ें अच्छी सी चल रही है। वो लोग उस असंतोष का कारण, देखिए, आपके पास में इतनी मशीनरी है सरकार के पास में, आपके पास में इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, आप उससे बहुत सारी चीज़ें इधर की उधर की आप अपने जो मतलब की बातें उनसे लेते हैं। आप उनको क्यों नहीं लगाते कि भाई लोगों में, एक आम आदमी में किस तरह की
किस तरह का असंतोष पनप रहा है। लेकिन जब पूरा वो पनप के बाहर आने लग जाता है, उबलने लग जाता है, लोग बाग सड़कों पे आ जाते हैं, तब आप बोलते हैं हम लोग बातचीत के लिए तैयार हैं, आइए जो भी आपकी चीज़ें हम समझाएंगे। इस तरह की स्थिति आनी क्यों चाहिए? जी, खामियां बहुत कुछ है जिस पर बात करना ज़रूरी है। जी, और जी। कहीं ना कहीं बंद करने वाले, बंद देने वाले, आह्वान करने वाले लोगों की कहीं ना कहीं सोच ये भी होती है कि जब तक अराजकता ना फैले तब तक सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगेगी। सही। रवि जी, प्रदर्शन करना, अपनी बात रखने में कोई बुराई नहीं, लेकिन दिक्कत तब आ जाती है जब मांगे मनवाने के लिए देश को नुकसान पहुंचाने की बात आती है। देखिए कविता, आपने जो ये मुद्दा उठाया या जो बात आप कर रही हैं, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं बंद कल्चर के बिल्कुल खिलाफ में हूँ। लेकिन आखिर ये स्थिति क्यों होती है, क्यों आखिर बंद की स्थिति करनी पड़ती है? वो इसलिए हो रहा है कि ये जो, जैसा कि जोशी जी ने भी कहा, कि जो संवेदना है, जो प्रशासनिक संवेदना है, वो कहीं ना कहीं हम लुप्त हो गई है। आखिर क्यों लोगों को एक्सट्रीम पर जाना पड़ता है? एक शिकायत के एप्लीकेशन पर अगर एक आदमी, एक गांव का आदमी अपने सड़क, गांव की किसी समस्या के बारे में जिला उपायुक्त को एक आवेदन देता है, सामूहिक आवेदन, कार्रवाई उसी पर शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन वो नहीं होती है। दरअसल हालांकि जिस तरह से बंद हो रहा है, और हर चीज के लिए मुझे लगता है कि बहुत एक्सट्रीम कोई मुद्दा जब हो जाए तब स्वतः स्फूर्त बंद होता है। लेकिन इस तरह के छोटी छोटी चीज़ों में मैं बंद कल्चर का समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन इसके साथ मैं यह भी जोड़ना चाहूँगा कि आज के जो हमारा प्रशासन तंत्र है, जो मिशनरी है, वो बिल्कुल संवेदनहीन हो चुकी है। उसमें संवेदना बची ही नहीं है। और जब तक अराजक स्थिति नहीं होती है, तोड़ फोड़ नहीं होती है, रेलगाड़ी की पटरियों को नहीं उखाड़ा जाता है, उनको बातचीत के लिए नहीं बुलाया जाता है, और जब ये इस तरह का एक्सपीरियंस होने लगता है कि लोग सीधे मुंह से बात नहीं सुनते हैं, तो संगठनों को भी बाध्य होकर एक्सट्रीम रास्ता उठाना पड़ता है। बंद को लेकर एक समय में मैंने 15-20 साल पहले की बात मैं करूँगा, उस समय हम लोग भी रिपोर्टिंग में थे। आंसू के नेताओं के साथ हम लोगों की खूब बहस चलती थी, और हम लोग शहीद न्यास में बैठते भी थे और वहाँ पर खूब बात चलती थी। धीरे धीरे उसका ये हुआ कि भाई हर बात में बंद क्यों किया जाए। समुज्ज्वल जी थे उस समय महासचिव, उस समय भी एक दिवस, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं असम में बंद कल्चर कम हुआ था। लेकिन उसके बाद जो एक प्रशासनिक या सरकार के स्तर पर जो संवेदना होनी चाहिए, जो एक समझ या सुनवाई का जो एक पक्षधर होना चाहिए, वो जब नहीं होता है, जनता सड़क पर चिल्लाती रहती है। आप सत्याग्रह कीजिए, कोई आपके पास आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आप धरना देते रहिए, आप आमरण अनशन करते रहिए, कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन 50 आदमी सड़क पर जाकर चाहे 10 बसों को तोड़ देता है, सड़क जाम कर देता है दिन भर के लिए, या रेलगाड़ी को रोक देता है, उसके बाद पूरी मशीनरी एक्टिव हो जाती है। लेकिन इसकी वजह से तो कहीं ना कहीं देश को ही नुकसान हो रहा है, कैसे इसे रोका जाए? देखिए, मैं वही बार बार कह रहा हूं कि आप आपको एग्जाम देने जाना है, आपको पता नहीं है, यहाँ से आपको दिल्ली जाना है, बीच में किसी राज्य में अचानक बंद की घोषणा हो जाती है और आप रास्ते में फंस जाते हैं, या आपको इलाज के लिए जाना है। तो मुझे ये लगता है कि कुछ चीज़ों को, जो बंद समर्थक भी हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ना होगा कि हमारे बंद का दायरा क्या होगा। किसी लंबी दूरी की ट्रेन को रोक देना, पूरे रास्ते को रोक देना और एम्बुलेंस तक को नहीं जाने देना, इस तरह की जो समझ है। और कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टी हम जिसको डैमेज कर रहे हैं, वो तो हमारे ही टैक्स जो हम चुकाते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो या हम हर सामान जो खरीदते हैं उसमें हम जीएसटी देते हैं, उसका वो हमारा ही पैसा है, और सरकार उसी पैसे से फिर पुनर्निर्माण करती है। तो क्षति तो हम अपने आप को ही पहुंचा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकारी संपत्ति या किसी की भी संपत्ति को क्षति पहुंचाना उचित नहीं है, और ये जो गुस्सा है उसमें कहीं ना कहीं वो रास्ता भटकने वाली स्थिति हो जाती है। इस तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाई कभी स्वीकार नहीं की जा सकती है किसी भी सभ्य समाज में। जी, हमारे साथ आसू के सहायक महासचिव उत्पल शर्मा भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। उत्पल जी, आसू का स्टैंड क्या है?
बंद को लेकर एक समय में असम में आए दिन बंद का आह्वान किया जाता था। हालांकि हाईकोर्ट की सख्ती के बाद असम में कहीं ना कहीं बंद का आह्वान कम हुआ, लेकिन पूरी तरह से इस पर रोक नहीं लगी। आसू का पक्ष क्या है? आसू क्या चाहता है, बंद या नहीं? See, ASU firmly believes that Bandh should be the last resort to any democratic mass movement. This should not be the first resort. What will people do when their voices are going unheard repeatedly? They will come to the street. They will strike. They will go for satyagraha. Then they will go for hunger strike. Even if their voice is going unheard, even if the government is keeping mum, even if the government is paying no heed, then they will have to resort for extreme measures like Bandh. But this should be the last resort in any democratic mass movement. That is what ASU believes. Whenever a Bandh is imposed coercively, when force is used to make that Bandh successful, it loses its democratic essence. Then the Bandh become violent, and this is nowhere democratic at that point of time. But otherwise, when our voices are repeatedly going unheard, then people should and people must resort to such extreme measures like Bandh. And what you were saying about the strictness of the High Court, it is to be clarified that the Prevention of Unconstitutional Bandh Act in Assam that came in 2013 only, but before that the last Assam Bandh that ASU called for was in 2008 after the bomb blast in Ganeshguri and Kokrajhar. So ASU realized, and all other ethnic organizations realized at some point of time, that this Bandh ultimately causes harm to our own selves. That is why we stopped and we tried to live Bandh to the best possible extent. But it is not like that we will never resort to such democratic movement. After 2008, it was in 2018 when the CAB was placed in the parliament. That is when ASU called for the Assam Bandh. Actually, it was a Northeast-wide Bandh called by the Northeastern Student Organization. Then the support of the people was spontaneous. Nowhere we needed to go and impose that Bandh, nowhere we needed to resort to violent activities to make that Bandh successful. People automatically came out to the street, they jammed the roads, they stopped the passing of the vehicles, and in such situation the support of the people, support of the general mass towards the cause is exhibited by such लेकिन उत्पल Bandhs. जी, आप जैसा कि आपने कहा कि आवाज़ अगर नहीं सुनी जा रही तो क्या कर सकते हैं? अपनी आवाज़ बुलंद करने में कोई गलती नहीं, लेकिन जिस तरह से का आंदोलन का आपने जिक्र किया, का आंदोलन के दौरान जिस तरह की अराजकता फैली राज्य में, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्या आप उसे सही मानते हैं? No, never. There is a fundamental difference. We need to understand that there lies a fundamental difference between the movement going on in Assam and the rest of the country regards to Ka. In rest of the countries, the movement has become violent, but in Assam, when in 11th and 12th of December 2019, the movement somewhere lost its democratic character and people resorted to violence. Actually, I won't say that these are the genuine Ka protesters. There were opportunist elements who intruded upon the Ka movement and tried to create a havoc so that the government machinery gets a chance to sabotage that movement in a violent way. When in 11th and 12th the agitation lost its democratic character, in 13th of December there was a mass hunger strike in Chanmari field, where ASU, after discussing with the artist society and the intellectuals of this Assam, what we decided that we should suspend the movement after 5 PM for 7 days, and this immediately stopped the violent activities in Assam. And after that, prior to the imposing of lockdown, the Ka movement went on throughout the state, but there was not a single incident of violence in the entire state. So we cannot generalize the agitation on Ka going on in Assam and rest of the country equally. आप क्या ये मानते हैं उत्पल जी कि विरोध प्रदर्शन, जिस तरह से संगठनें विरोध प्रदर्शन देती हैं, लेकिन उसे हाईजैक कहीं ना कहीं कर लिया जाता है और उसे दूसरी ओर मोड़ लिया जाता है, क्या आप इससे सहमत हैं? The history witnesses this. I can say about the Ka movement only. No genuine Ka protesters will go and hamper the Kalakshetra, which is a symbol of sentiment to the people of Assam. So there were some elements who wanted to divert the core issue. You can say that when inquiry was going on, ultimately it was found out that those were the goons supported by a particular political party who tried to damage that Kalakshetra. Then again, we can see that when the house of Rameshwar Teli was hampered, when it was set ablaze, and when inquiry was taking place,
ultimately it became that their own party members tried to do that. So there are elements who tries to deviate a movement from its democratic character by so that the government machinery gets the chance to sabotage the movement by doing operation, and we believe it. रवि जी, विरोध प्रदर्शनों को हाईजैक करने की चलन कहीं ना कहीं इन दिनों बढ़ गई है, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, बिल्कुल देखिए, जब वैसी स्थिति होती है तो अराजक तत्व जो हैं, वैसे जो एलिमेंट हैं, वो मौके का फ़ायदा उठाते हैं। जैसा कि उत्पल जी ने भी बताया कि वो का मूवमेंट के समय हम लोगों ने अपनी आँखों से देखा है, क्योंकि आशू या नेसो या दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी एक्टिविटीज़ को हम लोग जानते रहे हैं, देखते रहे हैं, लेकिन उसमें जो मैंने देखा, हर यूथ वो हाथ में डंडा लेकर आते जाते वाले आदमी के ऊपर बाइक पर ऐसा ही डंडा चला रहा था जैसे वो उस इलाके का दादा हो गया। अचानक उसको इतना पावर मिल गया कि वो किसी के साथ कोई भी बिहेव कर सकता है। लेकिन मैं एक चीज़ और ध्यान दिलाना चाहूँगा, राज्यव्यापी बंद या राष्ट्रव्यापी बंद तो उनकी संख्या कम है, लेकिन हमारे असम में ये जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो बंद का कल्चर है, ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, और सबसे वर्स्ट स्थिति मेरी जानकारी में तिनसुकिया जिले की है। आए दिन कोई ना कोई छात्र संगठन ही नहीं, कोई भी संगठन वो बंद का कॉल, किसी भी बात पर दो आदमी में झगड़ा हो गया, विरोध में बंद कॉल, माकुम दुमदुमा रोड बंद, डिब्रूगढ़ तिनसुकिया रोड बंद, इतने सारे बंद की वजह से आप वहाँ पर देखिए कि वहाँ पर व्यापार की कितनी बुरी स्थिति है। और जोशी जी को ज़्यादा खबर होगी, डिब्रूगढ़, जोरहाट, अपर असम में खास करके आप देखिए किसी ना किसी दिन कोई ना कोई बंद। कई बार तो ये होता है कि उधर से यात्रा करने वाले लोग अक्सर अखबार में फ़ोन करके पूछते हैं कि रास्ते में कोई बंद तो नहीं है, ऐसा ऐसा हमारा प्रोग्राम है, तो और उस पर नियंत्रण किसी का नहीं है। कौन ऑर्गेनाइजेशन है, उत्पल जी को भी पता होगा कि बीच में सिर्फ 5 लड़कों ने मिलकर अखबार में विज्ञप्ति देकर पूरे असम में बंद करवा दिया था। किसी ने नहीं पूछा कि कौन बंद कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो और बंद के प्रति लोगों की भावनाएं क्यों ऐसी है, क्यों इतना? देखिए, एक वर्ग तो है कि बंद होने से बहुत खुश होता है। खुश इसलिए होता है, उसको उस ऑर्गेनाइजेशन के मुद्दे से मतलब नहीं है, उसके मुद्दे के प्रति उसकी सहानुभूति नहीं है। एक दिन हमको घर में बैठने का मौका मिलेगा, हमको ऑफिस नहीं जाना होगा, हमको दुकान नहीं जाना होगा, और आराम से हम घर में एक दिन बैठेंगे। ये भी एक बंद कल्चर की वजह से एक खास पर्टिकुलर वर्ग के लोग भी इस काम के लिए तैयार हैं। वो अपने ऑफिस में बोल देंगे बस नहीं चल रही थी, ये असुविधा थी, हम आज ऑफिस नहीं जाएंगे। तो एक वर्ग तो वो है। दूसरा वर्ग वो है कि जब इस तरह की एक्टिविटीज होती है तो वो एक आतंक सा हो जाता है जहाँ पर इस तरह का बंद होता है। डिस्ट्रिक्ट वाइज बंद की बात मैं कर रहा हूँ। फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का एक आतंक भी होता है, और फिर उनको कलेक्शन करने में, जबरन उगाही करने में भी उनको सुविधा होती है। तो वैसे तमाम लोग नहीं चाहते हैं कि ये कल्चर ख़त्म हो, कहीं ना कहीं किसी मुद्दे पर, और उनके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन भी उतना सख्त नहीं होता है। दुर्भाग्य ये है। और कहीं ना कहीं हमारी जो राजनीतिक पार्टी हैं अपने मतलब के लिए इसका इस्तेमाल भी करती हैं। वो सीधे नहीं बंद करेंगी तो किसी संगठन के माध्यम से बंद का आह्वान करवा देंगी। एक तरफ ये कहा जाता है कि बंद गलत है, कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी का हस्तक्षेप मामले को और गंभीर बना देता है। अब पूरे देश में बंद का विरोध हो रहा जी। और उस दिन किसानों ने भारत बंद दिया, भाजपा ने मुखर होकर उसका विरोध किया। उसी भाजपा ने नॉर्थ बंगाल में सेम डे बंद का आह्वान किया। तो जहां पर जो राजनीतिक मतलब जिसका होता है वो अगर बंद को खत्म करना है तो ये सिद्धांत पहले राजनीतिक दलों को लेना होगा। और बिल्कुल, राजनीतिक पार्टियों की भूमिका यहाँ अहम हो जाती है। उत्पल जी, सत्ताधारी पार्टी को घेरने के लिए क्या बंद ही एकमात्र उपाय है, या फिर विभिन्न तरीकों से भी अपनी बात पहुंचाई जा सकती है? छात्र नेता के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? No, as I already said that band should be the last resort in any democratic mass movement. In any issue, the solution comes in the table of talk. But before that, the voice must be heard.
as my previous honorable speaker said, that it is the duty of the government to be more sympathetic towards the cause. You cannot expect the people to understand only that this will hamper the cause of the nation. The government needs to understand, the administrative machinery needs to understand that if we do not pay heed to the voices of the common people, this may take a violent turn and which will ultimately lose the cause of the nation itself. So the government has to be more sympathetic. This is not the only way to make the government under pressure. There are many ways of democratic movement, and after resorting to all those movements, all those ways, when the particular organization feels that our voice is still being unheard, then only they should resort to such violent, such extreme measure which is banned. जी बिल्कुल। जोशी जी, इस तरह के बंद के आह्वान से व्यवसाय पर कितना असर पड़ता है और जो दिन मजदूरी करने वाला इंसान है वो इससे कितना प्रभावित होता है? देखिए, हमने फाइनर का मैं करीब 10 साल तक अध्यक्ष रहा हूँ। हमने एक इम्पैक्ट ऑफ बंद ऑन द इकोनॉमी ऑफ आसाम, ये एक हमने स्टडी करवाई थी और उस स्टडी को हमारी विधानसभा में भी कोट किया गया था। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में जो कई स्कॉलर्स वगैरह जो स्टडी करते हैं, अपनी पीएचडी वगैरह करते हैं, उन्होंने भी किया। काफ़ी अच्छी स्टडी थी। तो देखिए, हर तबके को नुकसान होता है, न केवल इंडस्ट्री और बिजनेस वाले को, सब तबके को होता है। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ, देखिए, एक दो चीज़ें ऐसी है कि वो गए के बाद में आती नहीं है। उसमें वक्त एक बात है। अगर आप उसको ऐसे ही कर देते हो तो वक्त को आप या तो यूज़ कर सकते हो या मिसयूज़ कर सकते हो। वहाँ तक भी थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन जब आप उसको अब्यूज़ करने लग जाते हो तो वो एक अति हो जाती है। देखिए, सबसे ज़्यादा मैं ये कहता हूँ, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, देखिए वो दे फील अबाउट द कोज, इसलिए उनको आना पड़ता है सड़क पे। जैसे उत्पल जी ने कहा कि ये लास्ट रिजोर्ट है, क्या करें। देखिए, हमारा जो एक जीवन रेखा है, हमारी जो सब कुछ है, अगर उसके ऊपर भी आँच आएगी तो देखिए आदमी को बाहर आना ही पड़ेगा। तो ये नौबत नहीं आई, लेकिन देखिए उनकी कितनी नुकसान होती है। एक जनरेशन हम देखेंगे उस दौरान, जो आसाम एजिटेशन के दौरान, मतलब उनको कितना नुकसान पहुंचा, उन बच्चों को, उनको स्टूडेंट को। वो किसका नुकसान था? हमारे स्टेट का नुकसान था, राष्ट्र का नुकसान था। कैसे आप भरपाई करोगे? तो देखिए, इसका कोई न कोई एक विकल्प तो होना चाहिए। ये समय आ गया कि हमको एक विकल्प होना चाहिए। आज का युग ऐसा है कि देखिए, इलेक्ट्रॉनिक युग है, IT सेक्टर का है, कुछ इस तरह की मैकेनिज्म हो। मैं तो ये चाहूँगा, रोज़ाना ऐसा आ जाता है, कोई न कोई ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट में जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को इसको सुमोटो एक इसका संज्ञान लेना चाहिए। लेके एक, जैसे मान लीजिए शाहीन बाग वगैरह थे, काफ़ी दिनों बाद में, जैसे देखिए कुछ मुद्दों पे तो कोर्ट रात में 12 बजे 1 बजे भी खुल जाएगा, और जो कुछ इस तरह के मुद्दे होते हैं तो उनके ऊपर में वो सुनवाई नहीं होती। उनके एक इस तरह का आई जाए कि देखिए, ग्रीवांस मस्ट बी एड्रेस्ड। उसको ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते हम लोग, उसको एड्रेस करना पड़ेगा। किस हिसाब से क्या चीज़ होगा। अगर मान लीजिए इतने आदमी आते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिकली वो एक एप्लीकेशन साइन करके भेजते हैं कि भाई हम लोग इसके विरोध में हैं, और है तो गवर्नमेंट मस्ट पे हीड टू इट। ऐसा नहीं हो सकता, उनको सुनना पड़ेगा। और दूसरा एक चीज़ मैं और चाहूँगा कि देखिए, सब जगह बंद करने की बजाय जो आपकी नहीं सुनते हैं, मेरी नहीं सुनते हैं, हम लोग उनको टारगेट करें। मैं उस कानून की सीमा में रह के बात करना चाहता हूँ। अगर आप सीट ऑफ पावर के पास जाके कि आप देखिए आप काम नहीं कर सकते इस तरह, आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते इस तरह, आप अगर वहाँ पे करें तो एक इस तरह का कुछ मंच हो, इस तरह की कुछ व्यवस्था हो कि भाई जो आदमी चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, कि आप अगर इसको सुनोगे नहीं, आप जैसे आराम से चलो। अभी क्या होता है, सबको सूट करता है वर्चुअली। मैं आपको बताता हूँ, मेरे कई फ्रेंड हैं इंडस्ट्री में, बिजनेस में, कि देखिए 24/7 हमारी कार्यशैली होती है, इवन संडे को भी काम करते हैं। लेकिन अगर बंद आ गया तो वो बोलते हैं यार कम से कम आज मैं ये हूँ। उनको कोज से मतलब नहीं है। आप बच्चों को देखोगे सड़क पे वो क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई लोग क्या चीज़ में कर रहे हैं, कोई पिकनिक कर रहे हैं, तो वो लॉस्ट कोज तो कहीं का चला गया। लेकिन सबको थोड़ा सूट करता है कि चलो इस बहाने अपना एक पेड हॉलीडे हो गया। लेकिन इससे निकलना होगा। देखिए, हम जो समय का इसको अगर ऐसे छोड़ते रहेंगे, करते रहेंगे, मैं बताऊँ आपको, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं। अगर आसाम के परिप्रेक्ष्य में, अच्छा है कि उत्पल जी भी बैठे हैं, आप हमारे भविष्य के लीडर भी हैं। हम लोग इन्वेस्टर्स को बुलाते थे। कई बार ऐसा होता था कि जैसे उस टाइम, अभी जैसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की पूरे नॉर्थ ईस्ट की ऑफिस होती थी शिलोंग में। मुंबई से कोई एक इन्वेस्टर आया, हमने कहा कि भाई ये काम आपका 2 दिन में सब कुछ ऐसा हो गया। उसको आसाम में ही प्रॉब्लम हो गई, जब वहाँ आगे गए फिर शिलोंग में और हो गए। उसका जो एक दिन का काम होना था उसको 7 दिन तक रुकना पड़ा यहाँ पे। तो उसने वापस बोला कि मैं थोड़ा सा इसके ऊपर मैं वापस विचार करूँगा, मेरे इन्वेस्टमेंट में मेरे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, जहाँ पे आपको एक कंपनी रजिस्टर करवाने में अगर 7 दिन का समय लगता है, बाकी मेरे डे टू डे एक्टिविटीज़ में मेरे को कितना समय लगेगा। अच्छा देखिए,
आज आंसू की मैं बात करूं, बहुत अच्छे लोग हैं, समझते हैं। और एक अच्छी बात तो है कि देखिए इसमें काफ़ी डिक्लाइन हो गई। जब हमने स्टडी करी थी फाइनर ने, उसके बाद में काफ़ी परिवर्तन आ गया। अभी कुछ ऐसे मुद्दे आ गए कि चलो वापस एक एजिटेशन में और इस तरह का मुद्दा आ गया, लेकिन ये एक समाधान, इसकी वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। और मैं तो चाहूँगा रवि जी कि एक इस तरह का, जैसे जंतर मंतर है दिल्ली में, लोग आए वहाँ पे अपना विरोध दर्ज कराया, इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म हो। आप सेक्रेटरिएट में कैसे उनको थोड़ा सा आप उनके नोटिस में हम बंद को आधुनिक और सकारात्मक हाँ। कैसे बनाएं उस पर बात जरूर करेंगे, लेकिन नुकसान की जहां तक बात है रवि जी, लॉकडाउन के चलते देश की इकोनॉमी वैसे ही बेहद खराब है और उस बीच बंद का आह्वान कहीं ना कहीं परिस्थिति को और बिगाड़ रही है। बिल्कुल वो कोढ़ में खाज वाली स्थिति है कि आप पहले से ही परेशान थे, उस पर से और परेशानी बढ़ गई। अभी तो अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने की एक चुनौती है। और देखिए, ये चुनौती सिर्फ बड़े व्यवसायी या उद्योगों के लिए नहीं है। हर जो छोटा मोटा, जो जिसके 500,000 रुपये की भी पूंजी है, वो फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने लॉकडाउन के बाद बड़े मुश्किल से 1,500 रुपया किसी से कर्ज लेकर सड़क के किनारे जो छोटी छोटी दुकानें हैं उन्होंने फिर से खड़ा किया। लेकिन फिर से बीच में लॉकडाउन एक बार खुला था, फिर से लॉकडाउन हो गया था, फिर से उनकी दुकानें बंद हुई और वो अब फिर से छोटी मोटी पूंजी। और ऐसे लोग, गुवाहाटी शहर की ही बात करें तो 10,000 से अधिक ऐसे लोग हैं जो 500 से 1,000 रुपये की पूंजी लेकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं ऐसे में, और वो उन्होंने कर्ज ले रखा और है। ये जो तबका है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है इस तरह के बंद के आह्वानों से। बिल्कुल। तो अब अगर इस तरह का बार बार अगर बंद हो जाए तो निश्चित रूप से उसके सामने जीने मरने का प्रश्न खड़ा हो जाता है। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये एक मैकेनिज्म की ज़रूरत है कि जैसा कि उत्पल जी की उस बात से मैं सहमत हूँ कि जब एक्सट्रीम हो जाए सिचुएशन और कोई उपाय नहीं बचे, उस समय ही बंद का आह्वान किया जाना चाहिए। अदरवाइज जिन समस्याओं का समाधान, और जोशी जी ने एक बहुत अच्छी बात की कि अब उन लोगों को घेरने की ज़रूरत है, उन लोगों का रास्ता बंद करने की ज़रूरत है जो कहीं ना कहीं उस समस्या की वजह हैं या उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, चाहे वो सत्ता में जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं। अब घेराबंदी ऐसे लोगों की होनी चाहिए बजाय इन जनरल करने के, ताकि आम आदमी को दिक्कत होती है। जी बिल्कुल, करने को बहुत कुछ है और सरकार को भी इस ओर अहम भूमिका निभानी होगी। बातचीत के इस दौर को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं देश को बंद संस्कृति से बाहर कैसे निकाला जाए, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इस वक्त 3 मेहमान। आसू के सहायक महासचिव उत्पल शर्मा मौजूद है, फाइनर के पूर्व अध्यक्ष RS जोशी जी और वरिष्ठ पत्रकार रविशंकर रवि। उत्पल जी, हमने का आंदोलन के दौरान 2 तस्वीरें देखी, एक तरफ उग्र प्रदर्शन तो दूसरी तरफ कलाकारों का संगीत के जरिए अपनी आवाज़ बुलंद करना। क्या इस तरह से भी बात रखी जा सकती है? जी हाँ, मैं आपसे एग्री करता हूँ। देयर मे बी वेरियस मेथड्स in which we can manifest our ideas, we can manifest our ways of protest. Band is the extreme one. This should be the last resort, I am repeatedly saying. And there is no denial to the fact that the worst victims of this band culture is the laymen of the society, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, जो हमेशा सुबह उठ के काम के लिए जाते हैं, जो कमाते हैं रात को उसी से घर का गुजारा होता है। Those people are the worst victims of this band culture, that we understand. But the thing is that the government also need to understand this. The situation should not be politically pushed to such an extent that the particular organizations or the people who are fighting for a cause feels that the last resort is banned and there is no way, no other ways out. Let me give you an example. I can cite an example. In Assam, 6 communities are fighting for a long time for getting ST status. Before every election, in every political party's election manifesto, it is a promise that they will be given ST status provided their government comes to power. After the coming into power, into the corridors of power, every government
forgets that promise, and after 5 years that issue again rises up. So after repeatedly being betrayed, that sense of being betrayed emerged in such a strong ways that the people resort to extreme ways of movement. This should be the situation, and I can cite an examples of the का movement as well. जब का movement हो रहा था, उस movement के दौरान असम के एक responsible minister ने बोला कि कहाँ movement हो रहा है. We have seen the Assam movement. There is no such movement in Assam. When ASU called for a Northeast Band under the aegis of ASU, under the aegis of NESO, on that very day, the then Home Minister Rajnath Singh said in Parliament that the situation in Northeast is tense. It clearly shows कि आप जब तक बंद के जैसे कुछ extreme तरीके को अपनाते नहीं हैं, तब तक government doesn't feel the necessity to pay heed to the causes of the people. That is why the government should be more sympathetic. They should not push the situation to such an extent that people feels being betrayed and resort to such extreme activities. It is the duty of the government and administrative machinery first to sympathize to the cause of the common people. रवि जी, उत्पल जी का कहना है कि जब तक शांतिपूर्वक प्रदर्शन चलता रहा सरकार ध्यान देने वाली नहीं, लेकिन का आंदोलन के दौरान दो तस्वीरों ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी असम की। एक तरफ उग्र प्रदर्शन तो दूसरी तरफ जिस तरह से संगीत के जरिए अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी वो भी काबिले तारीफ थी। देश भर में उसकी प्रशंसा हुई। देखिए, आंदोलन होना चाहिए और बिल्कुल कोई जो जेन्युइन मुद्दा है उसके समर्थन में आंदोलन होना चाहिए, लेकिन आंदोलन अपना महत्व तब खो देता है जब वो आंदोलन वायलेंस हो जाता है। आपने आर्टिस्टों की बात की या फिर शांतिपूर्वक प्रदर्शन की बात की, लेकिन और यही वजह है कि गांधी जी ने पूरे देश में अहिंसक आंदोलन को चलाया और एक लंबे समय से अंग्रेजों के खिलाफ, जो अंग्रेज पूरी दुनिया में शासन कर रहे थे, उनके खिलाफ आंदोलन किया और अंग्रेजों ने बार बार प्रोवोक करने की कोशिश की, किसी तरह वो हिंसा फैल जाए। कभी कभी आंदोलनकारी हिंसक भी हुए। गांधी जी ने पूरे आंदोलन को डाइवर्ट कर दिया, रोक दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी तो ये जो प्रयोग गांधी ने किया था, और उस गांधी के प्रयोग का साक्षात उदाहरण अपने देश में है कि अंग्रेजों का इतने शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता परिवर्तन हुआ, भारत आज़ाद हुआ, तो कहीं ना कहीं अहिंसक आंदोलन का प्रभाव आज भी है। लेकिन आज सवाल रवि जी, सवाल ये भी है कि आज के ज़माने में क्या गांधीगिरी प्रासंगिक है? जी, आज भी प्रासंगिक है और अभी भी आपके पास, क्योंकि अगर आप स्टेट पावर से नहीं लड़ सकते, आप कितनों बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो जाए आपका, आप स्टेट पावर से हिंसक तरीके से नहीं लड़ सकते हैं। वो पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स है, सेना है, और जैसे ही आंदोलन वायलेंट होगा, राज्य सत्ता को उसको दखल देने का, उसको टॉर्चर करने का, क्रश करने का मौका मिल जाता है। लेकिन निर्मम चुपचाप बैठे हुए लोगों पर अगर पुलिस सुरक्षा बल लाठी भी चलाते हैं तो आम लोगों पर उसकी प्रतिक्रिया होती है। वो चुपचाप मार खा रहा है, खून निकल रहा है उसके चेहरे से, और उसका जो रिएक्शन होगा वही अगर उठकर एक लाठी पुलिस वाले के ऊपर मार दे और फिर पुलिस भी एक्शन दे दे, तो राज्य सत्ता को मौका मिल जाता है कि देखो वो वायलेंट था, इसीलिए हमको सबक सिखाना पड़ा। आज भी इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस देश में अहिंसक आंदोलन की ही जगह है, और अहिंसक आंदोलन के माध्यम से, और अहिंसक आंदोलन का सिर्फ यह मतलब नहीं है कि हम बैठकर सिर्फ प्रार्थना करते रहें। अहिंसक आंदोलन का ये भी मतलब है कि हम शांत बैठकर पूरी व्यवस्था को ठप कर सकते हैं, और जो भी शासन में हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका घेराव किया जा सकता है, शांतिपूर्वक घेराव। हम आप कुछ नहीं, बस हम आपके साथ बैठे हुए, हमारी ये समस्या है, इसका हमको समाधान चाहिए। ना तो कोई सड़क बंद करने की ज़रूरत है, ना तो कोई बाजार बंद करने की ज़रूरत है। और अभी तो नॉर्थ ईस्ट की स्थिति बहुत अच्छी है। याद कीजिए बोडो आंदोलनों का वह दिन जब 1000 घंटे का बंद होता था, कोकराझार के रास्ते, असम और शेष भारत का रास्ता। मणिपुर में आए दिन आर्थिक नाकेबंदी होते थे। नागालैंड और मणिपुर का जो पूरी तरह से खत्म होता दिख रहा है। नागालैंड और मणिपुर के बीच जो विवाद था वो आर्थिक नाकेबंदी हो गई। फिर मिजोरम भाया सिलचर के रास्ते सामान भेजने की व्यवस्था की गई। क्या स्थिति, लोग 6-6 महीने तक
बंधक जैसी स्थिति मणिपुर घाटी के लोग हो जाते थे। लेकिन माहौल बदला, आज देखिए वो स्थिति नहीं है, और इसमें कहीं ना कहीं नेसो की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। ये जो नॉर्थ ईस्ट के विभिन्न छात्र संगठनों के बीच जो एकता हुई, उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों के बीच एक आपसी संवाद की भी स्थिति बनी है। जोशी जी, आपसे भी मेरा वही सवाल रहेगा, क्या आज के ज़माने में गांधीगिरी प्रासंगिक है? देखिए, प्रासंगिक है। मैं, अगर आप इजाज़त दें, मैं एक और बात आपको शेयर करना चाहूँगा। अच्छे विद्वान हमारे पैनलिस्ट हैं साथ में। देखिए, एक जो विकल्प की बात होती है, मैं कभी कभी कविता जी ये चिंतन करता हूँ कि आसाम का कायाकल्प कैसे हो सकता है। तो उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं कि उद्योग क्षेत्र से रिलेटेड है, शिक्षा से रिलेटेड है, और बहुत सारी बातें हैं। और मैं जब सोचता हूँ, जितना सोचता हूँ, तो मेरे को बड़ा सकारात्मक उत्तर मिलते हैं। ये काम ऐसे किया जा सकता है, ये काम ऐसे किया जा सकता है। जब मैं वर्क कल्चर की और ये बंद वगैरह की जो बात करता हूँ, कुछ मुद्दे होते हैं उनमें मेरिट होती है, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे उन्होंने लास्ट रिजोर्ट की बात की, एकदम सही आदमी नहीं सुनेगा तो क्या करेगा। तो मैं एक विकल्प के तौर पे कुछ एक सॉल्यूशन आपके सामने पेश करना चाहूँगा, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, एक रेफरेंडम करके एक चीज़ होती है, जनमत संग्रह। जैसे हमारे कोई एक ऐसे इश्यूज हैं, उसमें हम लोग बड़े उद्विग्न हैं, सारे लोगों को बड़ा उसको फील हो रहा है, सरकार सुन नहीं रही है। क्या सिविल सोसाइटी के माध्यम से हम लोग एक जनमत संग्रह, रेफरेंडम सही तरीका का कोई एक इस तरह की इंडिपेंडेंट हमारी सिविल सोसाइटी हो, उसके बैनर में हम लोग करें, और वहाँ पे पब्लिक का क्या कहना है, उनकी क्या भावना है, उनकी क्या वॉइस है, वो आ जाए। और दूसरा एक चीज़ और है, देखिए, उन्होंने कोई भी मुद्दे के ऊपर में पब्लिक ने एक राय रख दी जी। तो अल्टीमेटली देखिए, वोट पॉलिटिक्स में वोट का तो माने हैं, अगर पब्लिक की ये इच्छा, तो कितने दिन तक पॉलिटिकल लीडरशिप उसको नज़रअंदाज कर सकेगी कि उनको मालूम है कि अगली बार अगर ऐसा ही चीज़ रहा, इसको हम लोग समाधान नहीं करेंगे तो हमारे लिए एक बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उसको आप कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से देखिए, कई बार हम लोग इस तरह की बात कर जाते हैं, वो संवैधानिक रूप से वैध नहीं है। तो हमें संविधान की तो देखिए सीमा रेखा को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उस सीमा रेखा के अंदर में जो हमारी चीज़ें हो सकती है वो वेटेड कर दे, तो उसके बाद में देखिए सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी होती है। और उस टाइम कोर्ट वगैरह को भी चाहिए कि इस तरह के कुछ दिशा निर्देश देंगे, आप इसको रिजोल्व करिए। न केवल राज्य सरकार की, संविधान सबका, केंद्र की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज़ को वो संज्ञान ले। तो एक तो देखिए एक तरीका है। दूसरा, जैसे उन्होंने, उत्पल जी ने कहा कि चुनाव के पहले सब लोग कि भाई हम लोग उनको एसटी का दर्जा दे देते हैं, उसके बाद में देते नहीं है। वो उनके बाद में असंतोष बढ़ता रहता है। जैसे जैसे चुनाव का समय आता है, असंतोष बढ़ता है और वो लोग कुछ न कुछ उसका बहानाबाजी करते हैं। देखिए, मैनिफेस्टो को एक सैंक्टिटी मिलनी चाहिए। आप उसमें कि मैं चांद ला के दे दूंगा, इस तरह की प्रोमिस आप नहीं कर सकते। अगर आप वही प्रोमिस करो जो आप उसका इम्प्लीमेंट कर पाओगे। कैसे इम्प्लीमेंट कर पाओगे, उसकी रोड मैप दीजिए। अदरवाइज उनके ऊपर में किसी न किसी तरह की बाध्यता, प्रतिबंध कुछ इस तरह का आना चाहिए कि या तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत कुछ लोग इस तरह के कैंडिडेट हैं, वो खड़े नहीं हो सकते, वो चुनाव में भाग नहीं, वो मैंने प्रतिद्वंदिता नहीं कर सकते। तो इस तरह का कोई एक पाबंदी हो। देखिए, समय के अनुसार ही तो कुछ अपने को सोचना पड़ेगा। जब ऐसी चीज़ें आ गई तो इस तरह की एक बाध्यता हो उस पब्लिक, उस जन प्रतिनिधित्व कानून के अंदर में कि भाई ये आदमी इस तरह का अगर करेंगे, उनके मैनिफेस्टो की जो चीज़ें नहीं कर पाए बिना कोई वैलिड रीजन के, तो उनको चुनाव से किसी तरह से उनको कुछ उसको हम लोग लिमिट करें, रेस्ट्रिक्ट करें, उनके ऊपर में कुछ पाबंदी लगाएं, तब हो सकता है पॉलिटिकल लीडरशिप। इसमें देखिए एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं, सभी का है। जैसे ही वो शासन में आएंगे, हमने देखा इस तरह की पार्टी, उनका सिंगल मोटो वही था कि हम लोग इस समस्या को, इसके निदान करेंगे। हम लोग विदेश जो आए हुए हैं, इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उनको हम लोग एड्रेस करेंगे और करेंगे। ये बताइए, मैं करीब 40 साल से मैं बड़ा तन मन से इन चीज़ों को देखता हूँ, समझता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, और मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, जैसे आंसू वगैरह से भी शेयर भी करता हूँ मैं। लेकिन आज इसका अगर रिजल्ट देखें, ईमानदारी से बताइए, कितने बच्चों ने अपना बलिदान दिया उसमें, कितने लोग शहीद हुए। आज क्या ये जस्टिफाइड है? आज का जो उनका जो आउटकम है इतने वर्षों बाद में, क्या हम लोग उनको, हम तो भूलते जा रहे हैं। कुछ और नया मुद्दा कोई न कोई सरकार फेंक देती है या और कहीं से आ जाता है, हम लोग उसमें उलझ के जो हमारे जो प्राथमिक मुद्दे थे वो वैसे के वैसे रह रहे हैं, जिनके ऊपर में इतना स्ट्रगल हुआ, इतना बंद हुआ, इतना इकोनॉमी को नुकसान हुआ। सबसे बढ़िया एक हमारी पीढ़ी को शैक्षणिक कितना नुकसान हुआ कि हम कितने ऐसे हो गए, इतना बलिदान दिया, उसका बताइए क्या आउटकम है। तो ये मैनिफेस्टो को मैं चाहता हूँ कि एक इस तरह की चर्चा हो, डिबेट हो, और
आंसू जैसे संगठन जिनकी बातें सुनी जाती है, लोग बाग उसको गुरुत्व देते हैं, उनको ये चाहिए कि भाई आप कुछ भी प्रॉमिस करो तो आप उसकी एक देखिए मिड टर्म अप्रेजल होनी चाहिए। 5 साल के बाद में तो वोटर्स के हाथ में, मैं कहता हूं कि 2.5 साल बाद में उसका मिड टर्म अप्रेजल होना चाहिए कि आपने मैनिफेस्टो में इतनी सारी बातें लिखी थी, अब आप कहाँ खड़े हो। अगर वो कहीं ना उसका कहीं आपका कहना है कि चुनावी घोषणा पत्र में जिस तरह के जिक्र होते हैं उसी की वजह से इस तरह के हालात उत्पन्न होते हैं, काफी हद विरोध तक। प्रदर्शन होता है, लोगों का उग्र जो व्यवहार है वो खुलकर सामने आता है। हमारे साथ आंसू के नेता मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप चूंकि युवा नेता है, सोशल मीडिया कितनी अहम भूमिका निभाता है? अगर मीटू कैंपेन का हम जिक्र करें तो काफी असर दिखाया मीटू कैंपेन ने, सोशल मीडिया इस क्षेत्र में कितनी अहम भूमिका निभा सकता है? See, like every other ways of protesting, social media too has two different sides. One is good and the other is worse. The good side is that social media creates awareness. This is a very good thing, and in this present context we cannot ignore social media. It is the most vital factor through which informations can be shared within a second to the whole society. But at the same time, this is an age of fake accounts. Every political parties, they have their paid IT cells who will continuously propagated false propagandas throughout the societies, which will ultimately demean the entire movement going on in social media. So this is a very important tool, we cannot ignore this, but this is not the sole tool through which a social revolution can be brought out. And secondly, we were talking about Gandhism. Gandhism is it's relevant in all ages through all societies. Resorting to violent means is like giving a handle to the state machinery to intrude into your democratic movement and crushing this through oppression. So we should be very clear and we should be very precise in our goal that we should not resort to violent activities at any cost. We should not give the opportunity to state machineries to demean your cause, to defame your agitation and to sabotage it or crush it by using coercion or force. This is the very first thing. And secondly, organizations like ASU, we thoroughly feel that agitation cannot lead a society to progress all the time. Agitation is needed. Whenever there is a question of threat to the identity and existence to the indigenous people of the society, people will automatically come out to the street, they will raise their voice, and agitations emerges in a spontaneous way. We cannot deny this, but at the same time, we should focus mainly on positive activities like how to bring the states in top 5 states of Assam, top 5 states of India. But this is not the sole duty of the ethnic or local organizations or the common people only. We elect a government for 5 years. What my previous honorable speaker was said, these are theoretically very honorable and very correct things, but practically in a democracy like India, where elections are won by creating beneficiary voters, we cannot surely and certainly say that how these theoretical things will help, because an election manifesto is not a document of the individual candidate. It is prepared for an entire party. If we reject that candidate on the basis of that manifesto, or if such clauses are incorporated in the Representations of People Act that if those promises of the manifesto is not fulfilled, the candidature should be cancelled, then the registration of the party will have to be cancelled, and such situation will not occur in a democracy like India, where we are still where our electoral topics are still based on caste, religion. We are still fighting for fighting against poverty. We are still fighting against educational fighting for educational upliftment and all. So in a society like this, these theoretical things will help, but it will not be the only solution to the society, because as he said that civil society campaigning, we can take example of this car movement itself. When the car movement was going on, when the delegates of ASU, Northeast Student Organization and 30 other ethnic organizations of Assam visited the Home Ministry, we appealed them that you should send a joint parliamentary committee to the Northeastern region to hear the voice of the people. But what did they do? They came to Guwahati. They heard the voice of the people. The mandate of the people were clear that we do not support the CAB. Then it was CAB. Then we also said that it should visit the all seven northeastern states, but they went only to Shillong. And with a partially completed report, they placed it in the parliament, and automatically they passed that CA.
so the people of the so the voice of the Northeastern people remain unheard, and in every day we come across such campaignings through social media where signature campaigns goes on on a particular issue, in support of that issue or opposing that issue. We sign petitions, we send it to the various governmental officials, but the result is a big zero. They do not pay heed to those democratic sort of protest through social media. They do not pay heed to the voices of the common people until and unless some extreme steps are taken. The government machinery keeps mum. They close their eyes and pays no heed. That is why such situations arises over and over again over all these decades. रवि जी, उत्पल जी का साफ कहना है कि प्रभावी तो है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, लेकिन गलत इस्तेमाल होता है और सरकार इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, सोशल मीडिया तो मैंने दोनों चीज़ें उसके साथ हो रही हैं। सोशल मीडिया आज एक वैकल्पिक मीडिया के रूप में उन लोगों की आवाज़ बन चुका है जिनकी आवाज़ को जो ट्रेडिशनल मीडिया है उसमें भी आने का मौका नहीं मिल रहा था। यह भी सच है कि ये जो प्रोपगंडा वार है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन लोग उन चीज़ों को समझने की भी कोशिश करते हैं। मैं यहाँ एक और इससे जुड़ी चीज़ें बात वो कहना चाहूँगा कि देखिए, जब शासन में बैठे हुए लोग जनता की भावना को नहीं समझते हैं और वह अपने खास एजेंडे को पूरा करने के लिए प्रशासन का उपयोग करने लगते हैं, तब आम आवाम हर्ट होता है। और जब हर्ट होता है तो पहले थोड़ी हल्की सी आवाज़ निकलती है, फिर जब उनके गले को दबाया जाता है तो वो आवाज़ के साथ हाथ पैर भी उठने लगते हैं। तो दोनों पक्ष देखना होगा, प्रशासन कितना संवेदनशील है, शासन कितनी जनता की भावनाओं को समझ रहा है, और तब जनता की आवाज़ उस तक पहुंचेगी। बहुत सारी आवाज़ उठ रही है, लेकिन चूंकि शासन और प्रशासन के पास जो वो कंपन जो है वो हल्की कंपन वहां तक पहुंचती ही नहीं है, क्योंकि कान में पर्दे बहुत मोटे हो गए हैं और उस पर्दे को फोड़ने के लिए ऊंची आवाज में बात करनी होती है। तो दोनों तरफ से, और जब प्रशासन संवेदनशील हो जाएगा तो निश्चित रूप से आम आदमी की भावना भी उसके पक्ष में जाएंगी, वो फिर वायलेंट की तरफ नहीं जाएंगे और गुस्से में आकर उकसाने वाली कार्रवाई में उनको उकसाया भी जाता है। बावजूद इसके हिंसा किसी भी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता है, यह स्पष्ट है, और इसका कोई अहिंसक आंदोलन ही एक विकल्प है। रही बंद की बात, तो निश्चित रूप से अब वह समय आ गया है और मुझे लगता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, आप बंद पर अपनी बात रख कर देखिए कि बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किन परिस्थिति में। आप रेफरेंडम की बात हो रही है, आप उस पर सवाल कर दीजिए, देखिए कितने सारे यूथ जो आज का जनरेशन है वो बहुत आगे की सोच रहा है। जी, सरकार की आलोचना करनी हमारी मंशा नहीं है, लेकिन आंदोलनों को हम आधुनिक और सकारात्मक कैसे बनाएं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जोशी जी, क्या कहेंगे आप आखिर में, कैसे हो सकते हैं आंदोलन सकारात्मक और आधुनिक जिसकी वजह से देश को नुकसान ना हो? देखिए, हर तबके के अंदर में हमें यह बात पहुंचानी पड़ेगी, एक चर्चा का मुद्दा होना चाहिए कि भाई ये समस्या है देश के सामने, स्टेट के सामने, हम इसको कैसे ओवरकम करें। देखिए, अल्टीमेटली एक बात आप मानोगे कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वो हर माने में उसका ही लास्ट के अंदर में है। आप ये क्लचेज से, बैसाखी के सहारे या और कोई सपोर्ट, सब्सिडी वगैरह वगैरह कई चीज़ें हैं ना, उनके हिसाब से आप हमेशा के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। तो धीरे धीरे आपको हर तरह से सक्षम होना पड़ेगा, सबल होना पड़ेगा, और ये जो भी बाधाएं हैं उनका एक वैकल्पिक अपने को सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। देखिए, ऐसी बात नहीं निकलेंगे जब इनको सबसे बड़ा सत्ता खोने का डर होता है। ये पावर हम उनको देते हैं, अगर वो हमारे भावनाओं के अनुरूप काम नहीं करते तो देखिए उनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं बनता। और ये कैसे कर सकते हैं कि देखिए, एक बार आप उनको भेज दिया तो आप 5 साल तक वो चाहे जो मर्जी कर लो। देखिए, मेरी अपने को ऊपर पे नहीं चलती, मेरा मन ठीक नहीं है, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं सुसाइड कर लूँ, आत्महत्या कर लूँ, तो कानूनन ये अलाउड नहीं है, मेरे को संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो मैं अपनी चीज़, अपने क्षेत्र की, अपने स्टेट की मैं नुकसान नहीं पहुँचा सकता। देखिए, कुछ भी जेन्युइन वजह हो। सबसे बड़ी बात देखिए, हम लोगों में यहाँ सबसे बड़ी, हम लोग जिनके ऊपर में बैंक अप ऑन कर सकते हैं वो हमारे यूथ है। इन्होंने पूरे नॉर्थ ईस्ट की पिक्चर को चेंज कर दिया है।
कुछ दशकों पहले मैं बाहर आता जाता हूँ, कैपिटल मार्केट से जुड़ा हूँ, लोगों से संपर्क होता है, इन्वेस्टर से संपर्क होता है। जो पहले जो स्थिति थी नॉर्थ ईस्ट आसाम, मतलब एज इफ हम लोग पता नहीं किस किस ज़माने के हैं, ऐसा है। उनको अब पता चल रहा है कि हमारे यहाँ कितने इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारे बॉयज़ एंड गर्ल्स कितने अच्छे हैं, हमारे यहाँ अभी भी एथिक्स की मान्यता है। हम लोग ऐसे हर कुछ नहीं कर सकते हैं। आज कुछ पार्ट में ऐसे कर देते हैं, उनके जवान की कोई वैल्यू नहीं होती। आपका कहना है बातचीत से बड़ी परेशानी इससे का हल एकदम हो सकता है। और पहल करने की जरूरत है। मैं चाहूँगा, देखिए थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल्स हों, वो थोड़ा और मुखर होकर बाहर में आए, मीडिया बाहर में आए, सिविल सोसाइटी बाहर में आए। अल्टीमेटली एक हवा बनने की बात है, एक जैसे एक बन जाता है ना कि नहीं हाँ ये एक ऐसा मुद्दा हो गया है, जो चीज़ हम लोग वैसे कहना चाहते हैं उनके कानों तक पहुंचा सकते हैं, हम ऐसे भी पहुंचा सकते हैं। और उनको डर लगता है, देखिए कि हाँ पब्लिक जागरूक हो गई है, हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, तो उनको कुछ करना पड़ेगा। कुछ न कुछ देखिए, जब आउट ऑफ बॉक्स सोचेंगे, जैसे मैंने मैनिफेस्टो वाली बात कही, तो आप किस आधार पे ये कहते हैं। अब जैसे मेरे को ये बताइए, जो एसटी स्टेटस का उन्होंने प्रॉमिस किया, उसके अंदर में कोई आर्थिक बात नहीं आती है, कोई और बात नहीं है, खाली एक पॉलिटिकल विल की बात है जी। जब आप कर नहीं सकते तो फिर आप लिखते क्यों हो? या फिर आपको आना ये बताना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द टाइम कि भाई ये हमारे प्रॉमिस थे, ये हम लोग पूरा नहीं कर सके, इस वजह से नहीं कर सके। अगर पब्लिक कन्विंस है तो ठीक है, अदरवाइज उनको मानना तो पड़ेगा कि हाँ मैंने ये गलत बात कही पब्लिक तो के साथ, सरकार को हाँ पब्लिक को होना मैंने धोखा दिया। मेरे जी उत्पल जी, आपका आखिरी शब्द क्या रहेगा? See, there is a famous saying in English that if oppression is your privilege, protest is my right. So we should look forward in that direction only. And in every democratic movement is a modern movement in any contemporary society. So our appeal is that whenever our voices goes unheard, we should resort to democratic means of movement. We should raise our voice in a democratic way, and we should not resort to violence in any at any cost in any form of movement. And then only we can raise our voice in a correct way that will be heard by the government, and the common people will give its support to those causes. तो विरोध मेरा अधिकार है, लेकिन हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं, ये कहना है उत्पल जी का। रवि जी, आपके आखिरी शब्द। बेमतलब के बंद से मुझे लगता है कि परहेज करना चाहिए, लेकिन अगर अन्याय हो रहा तो प्रतिवाद करना चाहिए, क्योंकि जो प्रतिवाद नहीं करते हैं इतिहास उन्हें भी जगह नहीं देता है। इसीलिए मुझे लगता है कि हर अन्याय का प्रतिवाद होना चाहिए, लेकिन बेमतलब के बंद से परहेज करना चाहिए। तो हर अन्याय का विरोध जरूर होना चाहिए, लेकिन बेमतलब के बंद का आह्वान से हमें दूर रहने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमें अपना बेशकीमती वक्त देने के लिए। तो लोकमान्य तिलक के स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार से लेकर विरोध प्रदर्शन मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है तक भारत ने एक लंबी यात्रा तय की है, और आज समाज का हर दूसरा वर्ग विरोध प्रदर्शन के लिए तत्पर रहता है। हम बार बार कह रहे हैं, अपनी आवाज़ उठाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन सत्ताधारी पार्टी पर दबाव बनाने के लिए अपने राज्य को नुकसान पहुंचाना, देश को नुकसान पहुंचाना कहां तक जायज़ है। अब वक्त आ गया है कि आंदोलनों को आधुनिक और सकारात्मक बनाया जाए और किसी बाहरी शक्ति को इसका फ़ायदा उठाने से रोका जाए। इसी के साथ आज की सीधी बात में इतना ही। एक नए विषय को लेकर हम अगले हफ्ते एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट लाइव। धन्यवाद।